शुरुआत होती है एक ऐसी हलचल से जिसने सीमावर्ती इलाकों में अचानक सन्नाटा और घबराहट दोनों फैला दिए। सुबह की पहली रोशनी के साथ जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तब उन्होंने सड़क के किनारे जमा एक अनोखी भीड़ देखी। किसी बाजार की भीड़ नहीं, किसी उत्सव का मेला नहीं। यह भीड़ ऐसे चेहरों की थी जो बरसों से चुपचाप भारत में रह रहे थे, काम कर रहे थे, बस रहे थे, एंड अब अचानक सब कुछ छोड़कर सीमा की ओर दौड़ पड़े थे। उनके हाथों में बोरियां थीं, कंधे पर थैले, बच्चों को पकड़े हुए डरी हुई आंखें और होंठों पर एक ही सवाल, क्या अब बच पाना संभव है? इन लोगों ने अपने घरों पर ताले लगाए, गली कूचों से निकलते वक्त पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। वे भाग नहीं रहे थे किसी प्राकृतिक आपदा से, न किसी दंगे से। वे भाग रहे थे एक शब्द से, एसआईआर। क्या था यह एसआईआर? क्यों इसके नाम भर से हजारों लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश लौटने पर मजबूर हो गए? क्या सच में सीमा इतने बड़े पैमाने पर अवैध प्रवेश का सबसे आसान रास्ता बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, कितने लोग वर्षों से पहचान छुपाकर इस देश के भीतर बस चुके हैं? इसी रहस्य को खोलने के लिए हम चलेंगे एक लंबी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल है, हर घटना के पीछे एक नई परत है और हर परत के पीछे छुपा है वह सच, जिसे जानना देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है। देश की सीमा का मतलब सिर्फ मिट्टी पर खिंची एक रेखा नहीं है। यह भरोसे, सुरक्षा और पहचान की वह दीवार है जिसके अंदर रहकर हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन सीमा के उस पार कुछ ऐसी निगाहें भी हैं जो भारत की खुली हवा और खुले अवसरों को दूर से निहारती हैं और मौका मिलते ही इस दीवार के नीचे कोई दरार तलाश लेती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा वर्षों से ऐसी ही अनचाही आवाजाही का रास्ता रही है, और पश्चिम बंगाल, यहाँ यह दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि कई जगह इसे पहचानना भी मुश्किल है। खेतों के बीच से गुजरती कच्ची पगडंडियां, नदी का बहाव, कटाव, टूटे किनारे और उन गांवों के लोग जिनके दोनों ओर सीमा है, इन सब ने मिलकर स्थिति को बेहद जटिल बना दिया है। सुबह से शाम तक खेतों में काम करते लोग, नदी किनारे चलती छोटी नावें, दोनों ओर एक जैसी भाषा, एक जैसा खान-पान और सदियों की सांस्कृतिक साझेदारी, इन सभी ने सीमा के दोनों तरफ रहने वालों के बीच एक तरह की अनौपचारिक आवाजाही को जन्म दिया। लेकिन इसी ढीलेपन का फायदा उठाकर हजारों लाखों लोग धीरे धीरे भारत में समा गए। सालों तक ये लोग मजदूरी करते रहे, रिक्शा चलाते रहे, घरों में काम करते रहे और अपनी पहचान छुपाए भारत की धड़कनों में खुद को घोलते रहे। कुछ लोगों ने यहाँ जन्मे बच्चों को भारतीय स्कूलों में भेजा, कुछ ने अपना पूरा परिवार वहीं बसा लिया और कुछ ने इतनी चतुराई से नकली दस्तावेज बना लिए कि उन्हें भारतीय पहचान से अलग करना लगभग असंभव हो गया। और फिर आई वह प्रक्रिया जो हर साल चुनाव से पहले सामान्य रूप से की जाती है, वोटर सूची का सत्यापन। एक साधारण सी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य सिर्फ यह देखना होता है कि वोटर लिस्ट में दर्ज नाम सही हैं या नहीं। लेकिन इस बार अफवाहों ने इस प्रक्रिया को एक और ही दिशा में मोड़ दिया। जैसे ही एसआईआर की टीम गांवों में पहुंचने लगी, घबराहट की हवा तेज हो गई। गलियों में फुसफुसाहट शुरू हुई। किसी ने कहा कि यह सामान्य सत्यापन नहीं है, कोई और बड़ी जांच शुरू हो चुकी है। किसी ने कहा कि पहचान प्रमाण मांगा जाएगा और जिनके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। और फिर इस अफवाह ने जंगल की आग की तरह फैलकर हजारों लोगों को हिला दिया। यह वो लोग थे जो बरसों से भय और असुरक्षा की छाया में जी रहे थे। ये जानते थे कि उनका यहाँ रहना अवैध है, उनका हर दस्तावेज नकली है और अगर असली जांच हुई तो उनका बचना लगभग असंभव होगा। इस डर ने उन्हें ऐसे दौड़ाया कि उन्होंने अपनी 10-10 साल की बसी हुई जिंदगी एक झटके में पीछे छोड़ दी। घरों पर ताले पड़े, दुकानें खाली, झुग्गियों में सन्नाटा और लोग भारी भरकम बोझ उठाए सीमा की ओर बढ़ने लगे। बीएसएफ हैरान थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि भीड़ किसी हिंसा या किसी सरकारी ड्राइव से नहीं, बल्कि सिर्फ एक अफवाह से भाग रही थी। लेकिन अफवाह चाहे जितनी गलत हो, उसके असर ने यह साफ कर दिया कि अवैध रूप से बसे लोगों की संख्या आखिर कितनी बड़ी है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ऐसी भीड़ देखी गई। हकीमपुर चेकपोस्ट पर जब सैकड़ों लोग बांग्लादेश लौटने के लिए लाइन में लगे थे, तब स्थानीय लोग भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ लोग तो अपने छोटे बच्चों के साथ सीमा पार करने की जिद कर रहे थे, कुछ भय से कांप रहे थे, कुछ कहते कि वे भारत में अच्छा कमा लेते थे। लेकिन अब डर इतना बढ़ गया है कि रहना संभव नहीं। इन्हीं इलाकों में मौजूद एक महिला ने खुलकर स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश से आई थी, यहाँ कई साल से रहती थी और उसके पूरे परिवार के पास आधार कार्ड था। किसी एजेंट ने उनसे 15,200 रुपये लेकर सारे दस्तावेज तैयार करवाए थे।
इसी तरह के मकसद से कई और लोग यहाँ बसे हुए थे। किसी को हॉकर का काम मिला, किसी को ट्रांसपोर्ट में, किसी को निर्माण कार्य में। धीरे धीरे लोगों की बस्तियां इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने अपने छोटे छोटे मोहल्ले बसाए, जिनमें बांग्लादेशी भाषा और संस्कृति का प्रभाव साफ झलकता था। कोलकाता का न्यू टाउन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चमकती इमारतों के बीच ऐसा इलाका बसा है जिसे स्थानीय लोग मजाक मजाक में मिनी बांग्लादेश कहने लगे। यह छोटा क्षेत्र नहीं, बल्कि एक बड़ी बस्ती थी जहां गलियां इतनी तंग और मुड़ी तुड़ी थीं कि बाहर का व्यक्ति अंदर जाए तो रास्ता ही भूल जाए। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग खुलकर बताते थे कि वे बांग्लादेश से आए हैं और उनके पास किसी न किसी तरह से बने दस्तावेज मौजूद हैं। भारत की जनसंख्या पर इसका असर साफ दिखने लगा। कई शहरों में अचानक आबादी बढ़ी, किराए के मकानों की मांग बढ़ी, काम के बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी और स्थानीय लोग लगातार शिकायत करते रहे कि उनके रोजगार पर असर पड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार यह भी पकड़ा कि फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड तैयार करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो हर नए व्यक्ति से हजारों रुपए लेकर दस्तावेज बना देते हैं। इस व्यवस्था ने अवैध बसावट को और भी आसान बना दिया। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल ही अकेला है? बिल्कुल नहीं। भारत के लगभग 17 राज्यों में ऐसे लोग मौजूद हैं। दिल्ली, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, लगभग हर बड़े राज्य में बांग्लादेश से आए लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। कुछ आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया कि भारत में 12 मिलियन अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। कुछ अन्य रिपोर्ट्स का कहना है कि यह संख्या 20 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है और कुछ विशेषज्ञ तो यह संख्या 50 मिलियन तक बताते रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, फिर भी एक बात तो साफ है, संख्या छोटी नहीं है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई जिलों में जनसंख्या का अनुपात पूरी तरह बदल चुका है। स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा और वहां की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ा। कई सीटें ऐसी हो गईं जहां परिणाम तय करने की क्षमता उन्हीं लोगों के हाथ में चली गई जो दूसरी तरफ से आए थे। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ा और तनाव बढ़ता गया। पश्चिम बंगाल का भी लगभग यही हाल है। कई जगहों पर चुनावी संतुलन पूरी तरह बदल गया है। यह स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती गई, लेकिन स्पष्ट समस्या तब सामने आती है जब ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें अचानक बड़ी मात्रा में लोग सीमा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब सवाल है, क्या SIR सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया है? हाँ, यह केवल वोटर लिस्ट चेक करने का सामान्य तरीका है। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, लेकिन यह प्रक्रिया उन लोगों को बेचैन करने के लिए काफी है जो स्वयं जानते हैं कि उनकी पहचान असली नहीं है। इस प्रक्रिया के नाम पर फैलती अफवाह ने यह दिखा दिया कि अंदर से ये लोग हमेशा भय में जीते हैं। वे अपनी असल पहचान से डरते हैं और उन्हें लगता है कि किसी भी दिन उनका पूरा तंत्र ढह सकता है। भारत सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही वोटिंग का अधिकार है, इसलिए वोटर लिस्ट में किसी भी तरह के फर्जी नामों को हटाना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही देश में अवैध प्रवास को रोकना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा नहीं, यह आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सीमा को सुरक्षित करना, फेंसिंग को मजबूत करना और नदी किनारे के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब नदियां वहां किनारा तोड़ देती हैं, फेंसिंग बह जाती है, गांव 2 देशों में बंटे होते हैं, तो घुसपैठ के लिए यही रास्ते सबसे आसान बन जाते हैं। देश की सुरक्षा कोई राजनीतिक बहस नहीं, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, यह हमें यह याद दिलाती हैं कि सीमा पर होने वाली छोटी से छोटी लापरवाही का असर देश के सबसे अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकता है। आज पश्चिम बंगाल में जो देखा गया वह आने वाले समय का संकेत है। एक अफवाह से हजारों लोग भाग सकते हैं, तो सोचिए असली पहचान जांच शुरू होने पर क्या होगा। अभी तो यह केवल एक राज्य था, लेकिन यदि यह प्रक्रिया एक साथ कई राज्यों में शुरू हुई तो शायद वही होगा जो आज कई विशेषज्ञ कहते हैं। भारत की आधी से ज्यादा अवैध भीड़ एक झटके में वापस लौटने की कोशिश करेगी। देश के लिए यह खतरे की घंटी है, और जब खतरा इतना बड़ा हो तब कदम भी उतने ही मजबूत उठाने पड़ते हैं। भारत की सीमा सुरक्षित रहे, देश में रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित रहे और वोट देने का अधिकार सिर्फ असली भारतीयों के पास ही रहे। यह सुनिश्चित करना अब समय की सबसे बड़ी मांग है। अगर देश की सीमाओं पर चल रही यह हलचल आपको उतनी ही गंभीर लगी जितनी यह वास्तव में है, अगर आपको लगा कि ऐसे मुद्दों पर सच जानना जरूरी है, और अगर आपको लगता है कि देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल हर घर तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके जागरूकता बढ़ाइए। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है।
और ऐसे ही गहराई से समझाए गए कंटेंट को हर बार सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक एक क्लिक से आवाज और जोरदार होती है और हम आपके साथ मिलकर सच को और दूर तक पहुंचा सकते हैं।